अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। नाजरीन, बारिशों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपको कराची की ज़्यादा ख़बरें मिलेंगी। कराची में भी बारिशें हुई और बारिश या तो होती नहीं है, और जब होती है तो फिर कराची जो है उसको संभाल नहीं पाता। कराची का सीवरेज सिस्टम भी ठीक नहीं है। कराची में पानी का मसला ही रहता है। कराची में पीने का पानी मिलता नहीं है। उसके लिए जो टैंकर्स माफिया है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है। और इसीलिए स्ट्रांग हो गया ना कि अगर वैसे लोगों को पानी मिले तो जो टैंकर्स हैं उनकी उन लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर जब बारिश हो जाती है, बारिश कभी कभार होती है, और कराची का सीवरेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है। और जब बारिश होती है तो फिर उसमें जो सड़कें भर जाती हैं, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। और फिर अगर कराची का इशू होता है तो मीडिया भी उस पर ख़ास तवज्जो देता है। और उसकी वजह एक नाजरीन ये है कि जो रेटिंग मीटर्स हैं, कि जिसकी बुनियाद पे जो कि एक एडवर्टाइजिंग की करेंसी समझे जाते हैं, कि जिधर से ज़्यादा एक जो एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इश्तिहार देने होते हैं, वो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो ये देखते हैं कि कराची में कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो उस लिहाज से जो रेटिंग मीटर्स हैं वो भी कराची में ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से जो एक मीडिया का कंसर्न और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यह है कि ये रेटिंग वाला इशू जो है ये एक सेपरेट इशू है, इस पर फिर कभी बात सही। और लेकिन यह है कि जहाँ तक पानी का इशू है नाजरीन, जो अभी एक और जो डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि जो केपी के हवाले से हम बातें भी करते आ रहे हैं। अच्छा, उस पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो एक वो बिलियन ट्री सुनामी एक प्रोग्राम था इमरान खान का, उसका क्या बना। इतने अगर दरख्त लगाए तो फिर भी इतना सैलाब आ गया। तो मैंने उस हवाले से पता किया, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया। एक तो ये है कि ये जो क्लाउड बस्टिंग की हम बात करते हैं कि बादल फट जाता है, इसके बारे में जो लिटरेचर भी अवेलेबल है वो भी ये बताता है कि ज़्यादा ये पहाड़ी इलाकों में आता है। ये पहाड़ी इलाकों में क्यों ज़्यादा होता है कि जब हीट वेव आती है तो हीट वेव जो है ना, फिर वो जब वो उसके बादल बनते हैं, वो आसमान की तरफ जाती है। तो जो पहाड़ी इलाका होता है उससे उसका ऊपर जाना कदरे आसान होता है। तो लिहाजा वो ऐसी जगहों पर वो बादल भी ऐसे बनते हैं कि जो फिर बाद में जब वो बारिश होती है तो वो इसी शक्ल में होती है कि छत फाड़ कर बारिश होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि क्लाउड बस्टिंग पर भी इख्तलाफ पाया जाता है कि कौन सा क्लाउड बस्टिंग है या कौन सा नहीं है। महकमा मौसमियात वाले जो है उनकी एक अपनी तारीफ़ है, डेफिनेशन है। जो केपी वाले हैं उनकी अपनी डेफिनेशन है। जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो तो कहते हैं कि इवन जो चकवाल में हुआ था वो भी क्लाउड बस्टिंग नहीं थी। लेकिन यह है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी उसको क्लाउड बस्टिंग करार दिया। तो ओवरऑल जो हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है कि क्लाउड बस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि जी कोई 2-3 किलोमीटर के एरिया में जो कोई बारिश हो, को 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर। दूसरे अल्फाज में आप ये समझें कि वो बारिश कि जो 4-5 दिन में होनी हो, वो बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए तो वो कितनी ज़्यादा बारिश होती है। और वो पानी जितना ज़्यादा आता है फिर उसकी निकासी, उसको निकालना, वो भी एक चैलेंज बन जाता है। खैर ये है कि ये जो डेफिनेशन है उस पर वो उसके बारे में तो तय करते रहेंगे, लेकिन तब तक जो कुछ हो रहा है उसको जो भी नाम दिया जाए इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्लाउड बस्टिंग का तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर वो अमेरिका में भी होती है तो अमेरिका के पास भी कोई इंतज़ाम नहीं है। पिछले दिनों टेक्सास के इलाके में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि उस दौरान छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बारिश की नज़र हो गए। ये नहीं मुझे आइडिया कि उन्होंने उसको क्लाउड बस्टिंग का नाम दिया या नहीं, लेकिन वो अचानक तूफ़ान आया कि बारिश के बाद अचानक पानी इतना ज़्यादा आ गया कि बहुत सारे लोग उसकी नज़र हो गए। वो कोई बच्चों का एक समर कैंप लगा हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसमें हलाक हो गए। सो मच के कोई 200 के करीब से 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस टाइम मिसिंग थे। तो खैर अल्लाह ताला इससे माफ़ फरमाए, और हमें अपने लेवल पे जो भी एफ़र्ट कर सकते हैं वो करनी चाहिए। जो केपी से भी इतलात आ रही हैं वो ऐसी हैं कि कई जगहों पे जो सैलाब का की फरावानी है, या जो वाफर मकदार में था, या जो वो मुख्तलिफ घर भी बहा कर ले गया, उसकी एक वजह ये थी कि जो
सैलाबी पानी का जो रास्ता था उधर भी लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, इंक्रोचमेंट थी जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो खैर ये है कि ओवरऑल ये अब जो है एक एनुअल रिचुअल बनता जा रहा है, हर साल इस तरह के वाक़यात होंगे, आने वाले सालों में भी होंगे। वो लोग जो पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं वो ज़्यादा उनके लिए ख़तरा है, और फिर हम जो हमारी जो टूरिज़म भी इससे मुतासर होगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और ये तो पता ही नहीं है कि किधर क्लाउड बस्टिंग हो जाए और उसके बाद फिर क्या बने। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक आपको अपने लेवल पे आप अंदाज़े लगाते आते हैं कि कौन आदमी अमीर है, कौन गरीब है। जो मलक रियाज जो है वो सबसे अमीर है या मियाँ मनशा सबसे ज़्यादा अमीर है। लेकिन इस हवाले से एक रैंकिंग आई है, एक कोई इकनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रैंकिंग की है, और ये पहली दफ़ा रैंकिंग हुई है। उन्होंने ये बताया कि पहले नंबर पे तो उन्होंने जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका जिक्र किया है। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श, या आप कह लें कि जिसकी सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं या जिसकी सबसे ज़्यादा वर्थ है, वो हमारे जो एक आप सब लोगों की महबूब जो है फ़ौजी फाउंडेशन है। फ़ौजी फाउंडेशन के आगे बहुत सारे ज़ैली इदारे हैं, फ़ौजी फूड है, फ़ौजी सीमेंट है, और भी बहुत कुछ फ़ौजी है, हम भी फ़ौजी हैं, आप भी फ़ौजी हैं। तो फ़ौजी सीमेंट फ़ौजी फाउंडेशन जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि उनके पास उनकी वर्थ सबसे ज़्यादा है, और जो उनकी वर्थ बताई जा रही है मेरे ख्याल वो कोई 5 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है, या आप 6 अरब डॉलर कर लें, तकरीबन 6 अरब डॉलर की है। उसके बाद आते हैं यूबीएल वाले, यानी कि ये बेस्ट वे ग्रुप है जिसका बेस्ट वे सीमेंट और इनके भी कई ज़ैली इदारे हैं, और इनके पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो वो दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो लकी ग्रुप आता है जिनका लकी सीमेंट है, और इस तरह के मुख्तलिफ अदारे हैं। चौथे नंबर पे जाके निशात ग्रुप आता है, जो मियाँ मनशा हैं वो चौथे नंबर पर आते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब यह है कि इसमें बैरिया टाउन वगैरह शामिल हो सकता है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि बैरिया कोई ऐसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है। और इस तरह से जो एक प्राइवेट ग्रुप्स हैं, ये जो हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो पहले इन्होंने जो 10 हैं उनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद यानी कि उसमें और कौन से आते हैं, मीज़ान बैंक आता है, उसमें आरफ हबीब आता है, उसमें हबीब बैंक वाले आते हैं, उसमें अटक ग्रुप आता है जिनका अटक सीमेंट भी है, अटक पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम भी है। इसी तरह ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वाले आते हैं, जो ये गोल्डी फेरा वाले हैं। ये हमारे जो 10 बड़े हैं जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो वर्थ के लिहाज से जो 10 बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें इनका सबका शुमार होता है। इसी तरह जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उनमें जो टॉप पर हैं वो पैकेजेस वाले हैं। ये जो सैयद बाबर अली हैं जिन्होंने लम्स भी बनाया था, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, और इनके यानी कि इनके भी बहुत सारे ज़ैली इदारे हैं। फिर ये है कि फ़ातिमा ग्रुप जिनका फ़ातिमा फर्टिलाइज़र भी है। इसी तरह सफ़ायर वाले हैं, टेक्सटाइल वाले, इसी तरह कोई हिल्टन फार्मा वाले। तो इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स हैं। अब नाजरीन जो सवाल है इसमें वो ये है कि ये फ़ौजी हर तरफ यही टॉप पर क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। ये बिजनेसेस में भी हैं, यानी कि कोई इंडस्ट्री साइड पर भी हैं, रियल एस्टेट साइड पर भी ये हैं, जो सीमेंट बनाना हो, खाद बनानी हो, उधर भी होते हैं। अगर कोई अब तो मेरे ख्याल वो फ़ौजी मीट भी आ गया है, जो बनाते हैं, गोश्त वगैरह जो है वो सेल करते हैं। और भी हैं जैसे इनके FW है, ये है फ़ौजी फाउंडेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो कि रोड्स बनाते हैं। तो इनकी जो फ़ौजी बिजनेसेस हैं जो इनके ये तकरीबन हर तरफ हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं फ़ौजी फाउंडेशन के हवाले से। तो फ़ौजी फाउंडेशन के पास इतना ज़्यादा पैसा, क्या वजह क्या है, वो उनके पास वो बिज़नेस में सबसे टॉप पर क्यों है। तो नाजरीन इसमें और भी वजूहात होंगी, फ़ौजियों के बड़े प्लस पॉइंट भी हैं, बड़े बिजनेस एक क्या कहते हैं कि एक बड़े डिसिप्लिन भी होते हैं, बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी होते हैं। कोई एक इंडिविजुअल की ये कंपनी नहीं है, बाकी जो कंपनीज़ हैं वो इंडिविजुअल्स की हैं। मसलन लकी सीमेंट जो है यूनस ग्रुप वाले हैं,
एक इंडिविजुअल हैं, उनकी है कंपनी आगे, जो बेशक उनकी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। बेस्ट वे वाले जो हैं, जिनका यूबीएल है, ये सर परवेज़ हैं जो कि उधर बरतानिया में होते हैं, उनका है। तो लिहाजा वो टॉप पर एक इंडिविजुअल है या एक फैमिली है। इसी तरह जो निशात है, ये मियाँ मनशा का अपना बिज़नेस कंग्लोमरेट है। तो जो फ़ौजी फाउंडेशन है वो किसी का नहीं है, वो फ़ौज का, आप समझ लें कि वो फ़ौज का है, यानी कि वो किसी एक फ़र्द का नहीं है, लेकिन वो फ़ौजी कंट्रोल्ड है। और उस लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा बिजनेसेस भी मिलते हैं। लेकिन जो उनकी नंबर वन पे आने वाली बात है, जो पोजीशन है, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि इनको जो टैक्स एग्जेम्पशन है, यानी कि ये अपने आप को एक फलाही अदारा कहते हैं, एक नॉन प्रॉफिट अदारा कहते हैं, और उस बुनियाद पे इनको जो टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा छूट है जो कि बाकियों को नहीं है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि इन अ सेंस कि इनका ओवरऑल कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, यानी कि दे आर अबव द कंपटीशन। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस तरह की रेटिंग आनी चाहिए। इस ये लोग जो हैं, यही अदारे, ये ग्रुप्स जो हैं, लोगों की नज़र में आएंगे, इन पर भी बहस होगी कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इनकी सीक्रेट्स क्या हैं, कोई टैक्स एग्जेम्पशन है या वैसे उन्होंने कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, तो वो भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पहले मैंने आपको 4 ग्रुप गिनवाए कि जिसमें फ़ौजी को मैंने टॉप पर रखा है, दूसरे पे बेस्ट वे को, तीसरे पे जो लकी ग्रुप है, और चौथे पे निशात। नाज़रीन, इनका अगर मजमूई वर्थ अगर इनकी देखी जाए तो ये तकरीबन कोई, जो डिक्लेयर्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने को ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए को अपना असासे छुपाए हैं उसके बारे में हमें नहीं आइडिया। तो इनकी कोई जो मजमूई वर्थ है 4 ग्रुप्स की, ये 16 अरब डॉलर बनती है। अब ये है कि हम 16 अरब डॉलर कहते हुए हमारा मुंह फुल जाता है। लेकिन अगर हम देखें, हम कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की एक एक कंपनी जो है उसकी जो वर्थ है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, या एटलीस्ट वो कंपनीज जिनके नाम आप जानते हैं, फेसबुक है, एप्पल है, मेटा है, ये जो है टेस्ला वगैरह है, या एनवीडिया है, इनकी जो वर्थ है ये अब तो कोई ट्रिलियंस में भी है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं एक और स्टोरी देख रहा था जिसमें ये जिक्र था कि फ़ौजी फाउंडेशन या फ़ौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, यानी कि इसकी एक एंटिटी का जिक्र था, इसके अलावा एंग्रो का जिक्र था, इसके अलावा लक्की वालों का जिक्र था, और फातिमा फर्टिलाइज़र का। इन 4 का जिक्र था कि इनके पास इतना कैश है और ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं लग रही कि ये पाकिस्तान में किस जगह पर इन्वेस्ट करें। तो लिहाजा एक हमारी ओवरऑल अगर हम अपनी मार्केट की बात देखें तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कम है। इनका जो एक सैचुरेशन पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है कि जिसके बाद इनकी बिज़नेस ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन उसमें फिर दूसरा सवाल ये होता है कि ये इंटरनेशनली चले जाएँ, अपने आप को इंटरनेशनल कंपनीज बना लें, और उससे फिर ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या ये सिफारिशों से, हुकूमती सिफारिशों से कोई यानी कि कोई कंसेशन वगैरह लेते हैं, या कि इंटरनेशनल कंपटीशन में भी ये इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उधर भी जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनको बीट कर सकते हैं। तो ये अब इनके लिए चैलेंज है और इनको अब जो है इंटरनेशनली जाना भी चाहिए। तो नाजरीन, अभी तक के लिए इतना ही मेरा ख्याल है कि आज 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।